एंजाइम जो है वो प्रोटीन ही है, ठीक है। तो कल से हम पढ़ रहे हैं बेटा टॉपिक प्रोटीन, और अब सबको पता है, क्योंकि बायो में जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे भी ज्यादा जानते होंगे प्रोटीन के बारे में, क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, कल भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। इंजीनियरिंग कहूंगा तो जितना भी मुझे नॉलेज है प्रोटीन के बारे में वो मैं आपको शेयर कर लेता हूं। प्रोटीन, तो अब देखो प्रोटीन बेटा ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है, जब इसके आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको मिलेंगे अमाइनो एसिड। देखो ऐसा सब्सटेंस जिसकी हाइड्रोलाइसिस से अमाइनो एसिड मिले, उस सब्सटेंस को हम प्रोटीन कहते हैं। या अमाइनो एसिड जब आपस में मिलेंगे, अमाइनो एसिड जब आपस में कंबाइन होते हैं और उनमें पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड लिंकेज होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिस मैक्रो मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन एक नेचुरल पॉलीमर है जो अमाइनो एसिड से बनता है, मतलब उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो अमाइनो एसिड है प्रोटीन का। अब देखो बेटा कुछ स्पेशल प्रोटीन होती हैं जिनमें कुछ अलग से एलिमेंट भी पाए जाते हैं, क्योंकि वैसे आपको पता है कि प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होती है, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, मगर कुछ कुछ स्पेशल प्रोटीन के अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है उनके अंदर, स्पेशल प्रोटीन के अंदर, जैसे कैसियन मिल्क प्रोटीन है, कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है उसके अंदर। हेमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। तो ये बहुत अहम है बेटा, क्योंकि आप ट्रांजिशन एलिमेंट जो पढ़कर आए हो बेटा, अगर पूछा जाए भी कौन सा प्रोटीन है जिसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट पाया जाता है, तो बेटा वो हेमोग्लोबिन है, साइटोक्रोम है। हेमोग्लोबिन और साइटोक्रोम जो है उनके अंदर आयरन पाया जाता है, उनके अंदर फेरस आयन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। बेटा प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन में एक होता है सिंपल प्रोटीन और एक होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एक होता है ड्राइड प्रोटीन। बेटा देखो प्रोटीन की जो क्लासिफिकेशन की गई है वो सोल्युबिलिटी की बुनियाद पर की गई है या हीट से कोएगुलेबिलिटी की बुनियाद पर की गई है, क्योंकि प्रोटीन जो होते हैं वो हीट से कोएगुलेट हो जाती हैं। जैसे एग होता है, एग को जब हम हीट देते हैं तो कोएगुलेट हो जाता है, सेमी सॉलिड बन जाता है। तो इस तरह हीट से कोएगुलेशन होती है और सोल्युबिलिटी इनकी डिफरेंट है, उनकी बुनियाद पर इनको क्लासिफाई किया गया है। तो अब देखो एक है सिंपल प्रोटीन। बेटा सिंपल प्रोटीन जो है उनकी जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, सिंपल प्रोटीन की जब भी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे आपको। देखो सिंपल प्रोटीन की जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे आपको। अच्छा, इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है सिंपल प्रोटीन की ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी। अब एक है एल्ब्यूमिन, कल भी आपको मैंने बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एल्ब्यूमिन वाटर सोल्युबल प्रोटीन है। ये याद कर लो, बहुत है, इसके अंदर इतना नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। फेडरल की सिलेबस में सिर्फ इनके बेटा नाम, बिल्कुल और कुछ नहीं है। एल्ब्यूमिन वाटर सोल्युबल प्रोटीन है, ठीक है, और हीट से कोएगुलेट हो जाती है। जैसे एग है, एग के अंदर एल्ब्यूमिन है, व्हीट के अंदर एल्ब्यूमिन होती है, सीरियम के अंदर है, लैक्टल एल्ब्यूमिन मिल्क के अंदर होती है। तो अब देखो मिल्क को जब हम ज्यादा हीट देते हैं तो वो भी सेमी सॉलिड बन जाता है, ठीक है। ब्लड जो है वो भी कोएगुलेट हो जाता है, ब्लड के अंदर भी कोएगुलेशन हो जाती है। तो बेटा ये एल्ब्यूमिन जो है वाटर सोल्युबल प्रोटीन है, इतना याद कर लो बहुत है कि एल्ब्यूमिन वाटर सोल्युबल प्रोटीन है। उसके बाद है ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन है वाटर के अंदर इनसोल्युबल है, और ग्लोबुलिन सोल्युबल है किसके अंदर, 5% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर। सोडियम क्लोराइड का जो 5% सॉल्यूशन उसके अंदर सोल्युबल है, ये 5% साल्ट का जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर ये सोल्युबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ग्लूटिलिन
ये एसिड और अल्कलीज के अंदर सोल्यूबल है। प्रोल अमाइन वो सोल्यूबल है 70 to 80% अल्कोहल के अंदर। तो बेटा ये सिंपल प्रोटीन हैं, इनको क्या कहते हैं हम, सिंपल प्रोटीन। और इन सिंपल प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस से आपको सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड मिलेंगे। अब आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। बेटा अब है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन उनको कहा जाता है जिनके अंदर नॉन प्रोटीन सब्सटेंस हो, प्रोटीन के साथ क्या हो, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस हो, जिसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं बेटा उनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, नॉन प्रोटीनस ग्रुप होता है उनके साथ अटैच। ठीक है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, ग्लाइकोप्रोटीन उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपोप्रोटीन उनके अंदर लिपिड होता है, फास्फोप्रोटीन उनके अंदर फास्फोरिक एसिड होता है, क्रोमोप्रोटीन उनके अंदर कलर पिगमेंट होता है जो उसको कलर देता है। जैसे हमारी स्किन है, जो हमारी स्किन है ये क्रोमोप्रोटीन है, कलर है इसका। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के जैसे कलर है। अब हेमोग्लोबिन, ये भी आयरन की वजह से उसका कलर है रेड कलर। ठीक है, हेमोग्लोबिन। अच्छा, इसके अलावा फीदर जो पंख होते हैं बेटा, उनका जो पंख जो होते हैं परंतु उनके कलर भी है, वो भी इसी प्रोस्थेटिक ग्रुप की वजह से। तो इनको कहते हैं हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन उनको कहा जाता है जिनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप हो। अब यहां पे क्लासिफिकेशन इनकी है बेटा, इनकी यहां पे क्लास नाम लिखे हुए, जस्ट नाम लिखे हुए और कुछ नहीं है ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं ड्राइड प्रोटीन। बेटा ड्राइड प्रोटीन का मतलब है प्रोटीन के डेरिवेटिव। अब देखो ये जो ड्राइड प्रोटीन जिनका मैं नाम लिख बता रहा हूं, ये नेचुरली अकरिंग प्रोटीन नहीं है बेटा, ये नेचुरली अकरिंग प्रोटीन नहीं है ड्राइड प्रोटीन, ये प्रोटीन के डेरिवेटिव हैं, प्रोटीन से ड्राइव होती हैं ये। जैसे जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होती है। अब देखो स्टमक में जब प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होती है और उन पर एक्ट करता है पेप्सिन, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन कर देता है, बड़े प्रोटीन को छोटे प्रोटीन में तब्दील कर देता है, पेप्टोन्स और प्रोटीजेस, तो उनको कहते हैं ड्राइड प्रोटीन। अब देखो प्रोटीन की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डायरेक्ट अमीनो एसिड कभी नहीं मिलेंगे बेटा, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिमिलर प्रोटीन में तब्दील हो जाते हैं, सिमिलर प्रोटीन में छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, उनको कहते हैं ड्राइड प्रोटीन्स। मतलब वो प्रोटीन के डेरिवेटिव हैं, वो प्रोटीन से ड्राइव हुए हैं बाय हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के जरिए। तो अब देखो जब स्टमक में प्रोटीन की डाइजेशन होती है, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होती है, तो जो प्रोटीन है वो पेप्टोन्स प्रोटीज में तब्दील हो जाता है। आगे जब वही फूड इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, उसके ऊपर ट्राइप्सिन एक्ट करती है, तो ट्राइप्सिन भी क्या करती है, डायरेक्ट अमीनो एसिड में तब्दील नहीं करती इनको, वो भी उनको कन्वर्ट करती है किसके अंदर, सिमिलर पॉलीपेप्टाइड के अंदर, सिमिलर पॉलीपेप्टाइड के अंदर, तो उनको कहते हैं प्रोटीन के डेरिवेटिव। तो बेटा वो ड्राइड प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन के डेरिवेटिव हैं, वो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन नहीं है। अच्छा, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो एंजाइम भी प्रोटीन है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, स्टोरेज प्रोटीन है, फेरिटिन जो आयरन को स्टोर करती है स्प्लीन के अंदर। अच्छा, रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करती हैं, हार्मोन्स हैं जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, एंटीबॉडीज हैं जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं। तो मतलब ये सारी बेटा प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ मैं आपको पढ़ा देता हूं बेटा प्रोटीन के बारे में। कहता है द मॉलिक्यूल व्हिच यील्ड अमीनो एसिड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी आप हाइड्रोलाइसिस करें बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल जब उसकी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अमीनो एसिड मिलेगा। पढ़ाया था आपको मैंने कि ऐसा मॉलिक्यूल जब उसकी आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको अमीनो एसिड मिलेगा। ठीक है, उनको प्रोटीन कहने। प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, बेटा प्रोटीन जो है वो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है एनिमल के अंदर और एनिमल एंड ह्यूमन टिश्यूज के अंदर। प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर, बेटा प्रोटीन क्या है, नेचुरल पॉलीमर है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। वो छोटा मॉलिक्यूल कौन सा, अमीनो एसिड है।
तो अमाइनो एसिड मोनोमर हो जाता है, और जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है, मगर नेचुरल पॉलीमर है, और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है, वाटर रिमूव हो जाता है और उनके दरमियान लिंकेज बनता है जिसको कहते हैं अमाइड लिंकेज। कल आपको मैंने पढ़ाया था CONH लिंकेज होता है अमाइनो एसिड के दरमियान। और अमाइनो एसिड की रेंज की बारे बता रहा है। अब इसके अंदर जो रेंज बता रहा है कि अमाइनो एसिड की जो रेंज होती है प्रोटीन में 2 से लेकर सेवरल थाउजेंड तक होती है, 2 से लेकर सेवरल थाउजेंड तक उनकी रेंज है, मतलब प्रोटीन को बनाने के लिए। अच्छा, दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन नाइट्रोजन, इनके अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी होता है। मगर मैं आपको बता चुका हूं कि स्पेशलाइज्ड प्रोटीन के अंदर सल्फर भी पाया जाता है, कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। और इसके अलावा जो एंजाइम है वो भी प्रोटीन है, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, आगे हम पढ़ाऊंगा इसके अंदर, सिलेबस के अंदर है, ठीक है। और बाकी आगे बता देता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है प्रोटीन, और जो प्रोटीन है सोर्स है फ्यूल का। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की दर्जा बंदी। बेटा प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन आपको मैं बता चुका हूं कि प्रोटीन की एक सिंपल प्रोटीन, एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, एक ड्राइड प्रोटीन। बस दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, समझें बेटा। सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और ड्राइड प्रोटीन। तो पहले आते हैं सिंपल प्रोटीन पे, कि सिंपल प्रोटीन में क्या लिखा हुआ है। सिंपल प्रोटीन में यह है कि इनकी हाइड्रोलाइसिस सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे। बेटा सिंपल प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड मिलेंगे। अब उनमें कौन कौन आता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटिलिन्स और हिस्टोन्स। उसके बाद है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। बेटा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होती हैं जिनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, नॉन प्रोटीन्स ग्रुप अटैच होता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट अटैच हो सकता है, लिपिड अटैच हो सकता है, फास्फोरिक एसिड अटैच हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड अटैच हो सकता है, या कोई कलर्ड पिगमेंट भी इसके साथ अटैच हो सकता है जो उसको कलर देता है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर दोज प्रोटीन्स व्हिच आर अटैच विथ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। वो अटैच होगा नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के साथ। बेटा नॉन प्रोटीन सब्सटेंस जिसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो न्यूक्लियोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। बेटा ये सभी कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हैं जिनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप है। अब आते हैं ड्राइड प्रोटीन। अच्छा बेटा ड्राइड प्रोटीन क्या है, ये प्रोटीन के डेरिवेटिव हैं। ये बेटा ड्राइड जो प्रोटीन है ये प्रोटीन के डेरिवेटिव हैं। जब प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है, स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, तो जो प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर प्रोटीन्स में तब्दील हो जाते हैं, जिनको कहते हैं पेप्टोन्स, प्रोटीजेस, पेप्टाइजेस, ठीक है। कहते हैं दोज आर प्रोटीन व्हिच आर ड्राइव्ड बाय द फ्रॉम द सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कहते हैं सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के ऊपर जब एंजाइम एक्ट करेगा तो ये प्रोटीन्स बनती हैं ड्राइड प्रोटीन्स, जिनमें प्रोटीजेस भी है, पेप्टोन्स भी है, पेप्टाइजेस भी है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। अच्छा बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन में देखो, एक है प्राइमरी, अच्छा एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी, एक होता है क्वार्टनरी। देखो एक प्राइमरी है, अच्छा दूसरा क्या है, सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शरी, और चौथा होता है क्वार्टनरी। बेटा 4 टाइप का इसका स्ट्रक्चर है। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर
जो बेसिक स्ट्रक्चर है समझे वो प्राइमरी इसका स्ट्रक्चर है। जो बेटा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इसका है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, प्राइमरी में हम क्या देखते हैं? नंबर ऑफ अमाइनो एसिड एंड सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। प्राइमरी में स्ट्रेट चेन बनती है बेटा, प्राइमरी में स्ट्रेट चेन बनेगी अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड की क्या बनेगी? एक स्ट्रेट चेन बनती है। देखो, एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड, चौथा अमाइनो एसिड, पांचवा अमाइनो एसिड, छठा अमाइनो एसिड, सातवां अमाइनो एसिड। ये बेटा अमाइनो एसिड है, उनकी सीक्वेंस है। और स्ट्रेट चेन होती है अमाइनो एसिड की। इसके अंदर एक स्ट्रेट चेन होती है अमाइनो एसिड की। ये सभी अमाइनो एसिड हैं और इनके दरमियान लिंक बनता है, पेप्टाइड लिंकेज। इनके दरमियान बेटा लिंक होता है, जिस लिंक को क्या कहते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड। इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड है। ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं इनके बीच में, और जिसको लिखेंगे CONH। ये बेटा CONH लिंकेज है इनके बीच में। तो ये सारे अमाइनो एसिड हैं बेटा, ये सभी क्या हैं? अमाइनो एसिड की स्ट्रेट चेन होती है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। बेटा सीक्वेंस और नंबर, तो हर प्रोटीन के अंदर जो हर प्राइमरी स्ट्रक्चर है बेटा, उसके अंदर सीक्वेंस और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड क्या होता है? डिफरेंट होता है। सीक्वेंस, अब देखो, जैसे ग्लाइसिन, एलिनाइन, थ्यूरेनाइन, हिस्टिडाइन, अर्जिनाइन, लाइसिन, ये अमाइनो एसिड्स हैं, इनका बेटा सीक्वेंस होता है। अगर सीक्वेंस में एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरा अमाइनो एसिड लग जाए तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा। मतलब सीक्वेंस में अगर ग्लाइसिन की जगह अर्जिनाइन लग जाए, अर्जिनाइन की जगह लाइसिन लग जाए, तो इसका मतलब है वो समझे दूसरे टाइप का प्रोटीन बन जाएगा। तो इसके अंदर स्पेसिफिक जो है वो सीक्वेंस है बेटा, अमाइनो एसिड का सीक्वेंस। और दूसरा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। देखो, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, देखो इसके अंदर अहम जो है नंबर, अमाइनो एसिड्स, और दूसरा क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर सपोज करते हैं सीक्वेंस अमाइनो एसिड का चेंज हो जाएगा तो समझे जो प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसके अंदर बेटा स्ट्रेट चेन बनती है अमाइनो एसिड की। स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड की बनेगी, और जिसके अंदर क्या होगा? अमाइनो एसिड की एक तो तादाद होगी, और अच्छा दूसरा क्या होता है? इनके अंदर सीक्वेंस होता है। अगर सीक्वेंस में सीरीज में अमाइनो एसिड में कोई तब्दीली आ जाती है, एक अमाइनो एसिड की जगह पे दूसरा अगर अमाइनो एसिड आप लगा देंगे तो उसका मतलब वो प्रोटीन भी क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और उनके दरमियान कौन सा लिंकेज होता है? वो होता है पेप्टाइड लिंकेज या अमाइड लिंकेज। मतलब ये अमाइनो एसिड हैं सिंपली, जिनकी स्ट्रेट चेन है, और इनके दरमियान पेप्टाइड लिंकेज है जो इनको क्या करता है? जोड़ कर रखता है। ठीक है, इन अमाइनो एसिड के दरमियान, और उनमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। ठीक है, और इनका जो सीक्वेंस है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्रोटीन के अंदर जो सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का वो डिफरेंट होता है। और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, तो अब देखो पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये बेटा इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। कहता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिपेंड अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड chain present in the molecule। बेटा अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इन द प्रोटीन। अब पहले आते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर पे, सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड। देखो इसके अंदर क्या है? सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड इन द पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टू अनदर थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। ये कल आपको मैंने पढ़ा दिया था कि अमाइनो एसिड जो है वो लिंकेज है थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, या पेप्टाइड लिंकेज।
देखो ये इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसका। अब देखो इसमें ग्लाइसिन, प्रोलीन, थ्योरोनाइन, ग्लाइसिन, इस तरह ये अमाइनो एसिड के बेटा सीक्वेंस है। ये अमाइनो एसिड्स हैं जिनकी ये देखो सीक्वेंस है, 25 अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है ये। अच्छा, ये अगर सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो बेटा प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। तो इसके अंदर स्ट्रेट चेन है। देखो इसके अंदर क्या है, एक स्ट्रेट चेन है किसकी, अमाइनो एसिड्स की। इसको हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन। तो बेटा ये है सिंपल प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन के अंदर एक स्ट्रेट चेन बनती है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेकेंडरी। तो देखो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है बेटा, उसके अंदर एक ही किस्म का लिंकेज है जिसको कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड लिंकेज होगा, पेप्टाइड बांड होगा, और कोई को बांड नहीं होगा उनके दरमियान। प्राइमरी में बेटा, प्राइमरी की मैं बात कर रहा हूं, तो सिर्फ उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी सीक्वेंस होती है, जिनकी मतलब एक सीक्वेंस होती है, स्पेशल स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी। अच्छा, दूसरा होगा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स के 20 हैं, 25 हैं, 15 है, जितने भी होंगे अमाइनो एसिड्स। एक नंबर ऑफ अमाइनो एसिड, और दूसरा क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड, ठीक है। अब जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बेटा, ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको हम फोल्ड कर देंगे। देखो प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करेंगे, फोल्ड कर देंगे, उनकी फोल्डिंग होगी, ठीक है, इनकी क्वाइलिंग होगी, इनको क्वाइल कर देंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, जब प्राइमरी स्ट्रक्चर की क्वाइलिंग होगी तो बनेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बेटा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उनकी क्वाइलिंग होती है, वो क्वाइल हो जाता है, ठीक है, और क्वाइलिंग से क्या मिलेगा हमें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जब इनकी क्वाइलिंग होती है बेटा, जब इनकी क्वाइलिंग होती है से, ठीक है, तो इनके दरमियान, ठीक है, उन क्वाइलिंग में क्या होता है, हाइड्रोजन बांड आ जाता है। हाइड्रोजन बांड की वजह से इनमें क्वाइलिंग होती है। तो इसका मतलब है जो सेकेंडरी अमाइनो एसिड होगा बेटा, सेकेंडरी अमाइनो एसिड के अंदर दूसरा बांड भी इन्वॉल्व हो जाएगा, वो होगा हाइड्रोजन बांड। हाइड्रोजन बांड की वजह से इनके अंदर क्वाइलिंग होती है, इनको क्वाइल करता है हाइड्रोजन बांड। बेटा इनकी क्वाइलिंग जो होती है वो हाइड्रोजन बांड की वजह से होती है। हाइड्रोजन बांड इनको क्या कर देता है, क्वाइल कर देता है, ठीक है। तो ये होगा सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स। तो बेटा सेकेंडरी जो अमाइनो एसिड्स है उनमें क्या होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी प्रोटीन्स हैं, प्राइमरी प्रोटीन के अंदर, प्राइमरी प्रोटीन जैसे एक डोरी होती है, उसको हम क्या करते थे, क्वाइल कर देते हैं, क्वाइलिंग करते हैं उसकी। बिजली की तार होती है, इसको हम क्वाइल कर देते हैं। एक स्ट्रेट चेन है, एक स्ट्रेट में है, जब उसको हम क्वाइल करते हैं तो क्वाइल करने से उसका बन जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। बेटा क्वाइलिंग से इसका क्या बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हाइड्रोजन बांड होते हैं जो उन क्वाइल को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो ये अगले, आगे आता हूं पेज पर भी। बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहता है पेप्टाइड चेन्स मेक और स्पाइरल शेप, उनकी शेप क्या हो जाती है, स्पाइरल हो जाती है, मे बी जिगजैग, जिगजैग होगी। दिस क्वाइलिंग या जिगजैग, जिगजैगिंग, क्वाइलिंग या जिगजैगिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो इसमें लिखा हुआ था कि भाई जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है बेटा उसकी क्वाइलिंग करते हैं तो वो जिगजैग मैनर में आ जाता है। अच्छा, इसकी दो टाइप की क्वाइलिंग होती है, एक को कहते हैं अल्फा हेलिक्स फॉर्म, और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट्स। बेटा दो टाइप की इसके अंदर इसकी जो क्वाइलिंग होती है सेकंड स्ट्रक्चर में, सेकंड स्ट्रक्चर इसका दो टाइप का होता है, एक बीटा प्लीटेड शीट्स और दूसरा होता है अल्फा हेलिक्स फॉर्म। वो भी आपको दिखा देता हूं। ये बेटा इनका सेकंड स्ट्रक्चर है।
ठीक है। ये देखो इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो गया, इनकी कॉइलिंग हुई है इस तरह, ऐसे देखो। और किसके जरिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड की जैसे हाइड्रोजन, इसका मतलब है प्रोटीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। बेटा देखो प्रोटीन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड के जैसे इनका जो सेकंड स्ट्रक्चर बनता है अल्फा हेलिक्स। इधर भी देखो ये हेलिक्स फॉर्म है इसका, इस तरह। इस तरह बेटा, और ये इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां भी इनके दरमियान क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, जो उनको क्या करता है, इन हेलिक्स को कॉइल करके रखता है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो इस तरह के हेलिक्स ना बनते बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो इनकी इस तरह की स्ट्रक्चर बनाता है, अल्फा हेलिक्स फॉर्म। अच्छा अब देखो दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर है, वो होता है बीटा प्लीटेड शीट्स। बेटा इस तरह का होता है, देखो इस तरह बीटा प्लीटेड शीट्स। अब इनमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनमें देखो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है जो उनको क्या करता है, होल्ड कर रखता है। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो उनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो दो टाइप के इनके फॉर्म है, मतलब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन में होगा, और उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को हम फोल्ड करेंगे। देखो एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो स्ट्रेट चेन में है, जिसके अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड्स का लिंकेज है, पेप्टाइड बॉन्ड है, और फिर क्या हो जाता है, वही अमाइनो सॉरी वही प्रोटीन की जो लॉन्गेस्ट चेन है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उनके अंदर फोल्डिंग हो जाती है, वो क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है इस तरह। ठीक है, और दो टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, एक अल्फा हेलिक्स फॉर्म और दूसरा है बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, अब आते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर पे। तो बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसकी और फोल्डिंग होती है, सुपर फोल्डिंग, मतलब फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग। जैसे एक वायर होती है, इसको हम फोल्ड करते हैं, उसके बाद ज्यादा उसको और मजीद फोल्ड कर देते हैं। तो टर्शरी, जो टर्शरी इसका स्ट्रक्चर है बेटा, टर्शरी वाला स्ट्रक्चर में क्या होता है, इनकी फोल्डिंग और सुपर फोल्डिंग होती है। तो इसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो बेटा इसका क्या बन जाता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं टर्शरी प्रोटीन। और टर्शरी प्रोटीन में एक और बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाता है, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। बेटा टर्शरी में एक और बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसके अलावा आयनिक बॉन्ड भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड तक महदूद है, मगर जो टर्शरी है उसके अंदर मजीद बॉन्डिंग और ज्यादा हो जाती है। ज्यादा बॉन्डिंग की वजह से वो ज्यादा फोल्ड हो जाता है। बेटा बॉन्डिंग, ज्यादा बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बनते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बनते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ज्यादा फोल्डिंग हो जाती है। अच्छा बेटा ये इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर, इधर देखो, ये इनका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये अमाइनो एसिड्स हैं इनका सीक्वेंस। अच्छा उसके बाद प्राइमरी स्ट्रक्चर की फोल्डिंग होती है, उनको फोल्ड किया जाता है, उनकी कॉइलिंग होती है, तो बन जाता है सेकंड स्ट्रक्चर। ये सेकंड स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा सेकंड स्ट्रक्चर के बाद देखो बेटा, जो सेकंड स्ट्रक्चर है देखो, इसकी मजीद फोल्डिंग होती है, सुपर फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग के बाद एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी, जिसको क्या कहेंगे हम, तो बेटा ये टर्शरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है।
इसके अंदर बीटा प्लीटेड शीट्स भी हैं, अल्फा हेलिक्स हैं, ठीक है। मतलब इनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाते हैं और बॉन्डिंग हो जाती है, मजबूत बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं टर्शरी। तो इसके अंदर आ जाओ, टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहता है, कहता है फोल्डिंग, ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म टर्शरी स्ट्रक्चर। मतलब सुपर फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग सुपर फोल्डिंग से इसका क्या बन जाता है बेटा, टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, तो ये हो गया टर्शरी स्ट्रक्चर। तो बेटा एक प्राइमरी है, प्राइमरी में सिंपल, मतलब प्राइमरी के अंदर एक लॉन्गेस्ट चेन बनती है, अमीनो एसिड की स्ट्रेट चेन होती है, उसके बाद उसकी फोल्डिंग होती है, ठीक है, उसकी क्या होती है फोल्डिंग, फोल्डिंग से बनता है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और दो टाइप के बनते हैं ये, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स। अच्छा, उनकी मजीद फोल्डिंग करते हैं सेकेंडरी की, और सुपर फोल्डिंग से बन जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर, जो उसका क्या होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है। मतलब जो टर्शरी है बेटा, टर्शरी मजीद जो है, टर्शरी की इस तरह के 2-3 कॉम्बिनेशन होती है तो बन जाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर जो टर्शरी है, टर्शरी की इस तरह के मतलब और ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं। देखो ये तो बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, कहता है प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन अमीनो एसिड चेन। मतलब एक से ज्यादा प्रोटीन की चेन्स होती हैं बेटा, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं बेटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं। मतलब उसके अंदर अल्फा हेलिक्स फॉर्म भी होगा, बीटा प्लीटेड शीट्स भी होगा, या दो अल्फा हेलिक्स दो बीटा प्लीटेड शीट्स भी होंगी, 4 टाइप के प्रोटीन भी हो सकते हैं उसके अंदर, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स भी हो सकती हैं उसके अंदर। तो इनके अंदर देखो, इनके अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड की चेन, उसकी हमने फोल्डिंग की, उसके बाद सुपर फोल्डिंग की हमने, तो बन गया टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी बेटा, टर्शरी के अंदर सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक से ज्यादा नहीं होगी। मगर क्वाटरनरी के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जब मिलती है तो बन जाता है इसका स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक पॉलीपेप्टाइड चेन, सेकेंडरी में उसी पॉलीपेप्टाइड चेन की कॉइलिंग, टर्शरी में उसको मजीद कॉइलिंग करके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया उसका। फिर इस तरह का जो टर्शरी प्रोटीन है बेटा, टर्शरी प्रोटीन के 2 या 3 चेन्स मिल जाती हैं तब बन जाता है इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में बेटा एक, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं तो इसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। कहता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मींस 4, इसका 4 फेसेस होंगे प्रोटीन के। क्वाटरनरी प्रोटीन इज अरेंजमेंट ऑफ द मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन, मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन्स होंगी, या मतलब क्वाटरनरी प्रोटीन्स को कहते हैं जिसके अंदर ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हो, जिसके अंदर ज्यादा जिनकी कॉइलिंग की हो, और उनके अंदर वेराइटी ऑफ बॉन्ड्स होते हैं बेटा, उनके अंदर बहुत ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होंगे, आयनिक बॉन्ड भी होते हैं उनके अंदर, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं जो उनको क्या करते हैं फोल्ड करके रखते हैं या कंबाइन करके रखते हैं या जोड़ कर रखते हैं। तो ये था प्रोटीन। मगर इसमें मैंने देखा है इससे ज्यादा बायो में लिखा हुआ है, मैंने कोशिश तो काफी की है इसको बेटा समझाने के हवाले से, मगर इसको सिंपल इस तरह है कि भाई एक लॉन्गेस्ट चेन बनती है प्रोटीन की, अमीनो एसिड की, को हम कहते हैं प्राइमरी। उस स्टेज क्या खुसूसियत होगी, उनके अंदर की सीक्वेंस होती है, अगर सीक्वेंस को चेंज करेंगे तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा, तो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसी प्राइमरी प्रोटीन को, उसी प्राइमरी प्रोटीन को जब हम फोल्ड करते हैं, उनकी कॉइलिंग करते हैं, क्या करते हैं कॉइलिंग करते हैं, कॉइलिंग से बन जाता है सेकेंडरी, और उसी कॉइलिंग में हिस्सा लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड।
कॉइलिंग में जो हिस्सा लेता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कॉइलिंग होती है, उस फॉर्म को कहते हैं अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट। फिर वही प्रोटीन उसकी सुपर फोल्डिंग होती है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या कहते हैं हम टर्शरी कहते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा। फिर क्या होता है, जो वो टर्शरी प्रोटीन बनाए उस तरह 2-3 टर्शरी प्रोटीन, जो बेटा इस तरह की 2-3 टर्शरी पॉलीपेप्टाइड की जो चेन्स बनती हैं, वो जब मिलती है तो वो बन जाता है इसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के अंदर 3 या 2, 3 या 4 जो होती हैं वो होती हैं पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन की प्रॉपर्टीज, इसके अलावा और भी इसके अंदर फिगर्स हैं। अच्छा, ये भी इसके अंदर देखो है बेटा, देखो इसके अंदर देखो फिगर से ये समझाया गया है। ये प्राइमरी का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है, अमाइनो एसिड से ये, और जो अमाइनो एसिड की कॉइलिंग होती है तो 2 तरह के बन जाते हैं, एक बनता है अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अच्छा, इनकी सुपर फोल्डिंग से क्या बन जाता है, बन जाता है टर्शरी प्रोटीन। ठीक है, टर्शरी प्रोटीन ये बीटा प्लेटेड शीट से भी बन सकता है या अल्फा हेलिक्स फॉर्म से भी बन सकता है। और इस तरह की जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं जब ज्यादा मिल जाएंगे आपस में तो क्या बन जाता है, इसका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाता है। मतलब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन। बेटा प्रोटीन की प्रॉपर्टीज, प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द फूड डाइजेशन। बेटा प्रोटीन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं फूड की डाइजेशन में, जिनको हम एंजाइम कहते हैं। तो एंजाइम भी प्रोटीन है जो फूड की डाइजेशन करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैटालाइसिस करते हैं, मूवमेंट ऑफ द मसल्स, मायोसिन, जो मायोसिन है मसल ग्लोब्यूलिन जो मूवमेंट में हिस्सा लेती है, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन में, और ज्यादा भी इनके यूज हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको मैंने बताया था, स्टोरेज प्रोटीन, एंटीबॉडीज वो भी प्रोटीन है। देयर आर अबाउट 20 to 22 कॉमन अमाइनो एसिड्स, कहते हैं 20 या 22 कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं। बेटा 20 या 22 क्या हैं, कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, जो ज्यादा प्रोटीन में पाए जाते हैं, 20 या 22 अमाइनो एसिड्स हैं जो ज्यादा प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं और जिनका सीक्वेंस फिर चेंज होता है। ठीक है, अब अमाइनो एसिड के अंदर बेटा जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक अमाइन ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप। बेटा ये अमाइन ग्रुप है, दूसरी कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये अमाइन ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड में जो डिफरेंस होगा वो अल्काइल ग्रुप का होगा। बेटा एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड में जो डिफरेंस होता है वो आर का होता है। अब देखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन जो होता है उसमें आर की जगह भी हाइड्रोजन लग जाता है, NH2 होता है, इधर भी H, इधर भी H। ये बेटा शुरुआत वाला अमाइनो एसिड है, सिंपल अमाइनो एसिड। सिंपल में सिंपल अमाइनो एसिड ग्लाइसिन है जिसमें आर की जगह H लग जाता है। ठीक है, उसके बाद मिथाइल ग्रुप लग जाता है एलिनाइन के अंदर, फिर आइसोप्रोपाइल लग जाता है वेलाइन के अंदर,
तो इस तरह एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड में जो डिफरेंस होगा बेटा आर का होगा। तो ये कह रहे हैं 20 से 22 अमाइनो एसिड है, 20 से 22 अमाइनो एसिड में डिफरेंस किसका होगा? अल्काइल ग्रुप का होगा। ये जो आर है ये डिफरेंट होता है, ये अल्काइल रेडिकल बेटा अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर। अब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के दरमियान लिंकेज बनता है जिसको कहते हैं पेप्टाइड बांड, जो कल भी आपको मैंने पढ़ाया था, अभी भी इसके अंदर लिखा हुआ है कि इनके दरमियान पेप्टाइड बांड बनता है। अब देखो उनके दरमियान जो बांड बना ये पेप्टाइड बांड है, ये वाटर रिमूव हो जाएगा बेटा, ये लिंक बना है देखो, इसको कहते हैं पेप्टाइड बांड। कौन सा? CONH, ये जो बेटा लिंक बना है CONH का, इस लिंक को कहते हैं पेप्टाइड बांड। तो प्रोटीन में ज्यादा इस तरह के लिंकेजेस होते हैं और पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है बेटा उसके अंदर। पॉलीपेप्टाइड का मतलब है ज्यादा पेप्टाइड लिंकेजेस होते हैं उसके अंदर। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोटीन, के प्रोटीन की अहमियत क्या है बेटा, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है? तो प्रोटीन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कहते हैं प्रोटीन जो है उसका अहम रोल है प्रोटोप्लाज्म बनाने में, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो लाइफ के लिए असेंशियल है, लाइफ के लिए जरूरी है। सेकंड, न्यूक्लियोप्रोटीन, बेटा न्यूक्लियोप्रोटीन ये हेरिडिटी कैरियर है। न्यूक्लियोप्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, बेटा न्यूक्लियोप्रोटीन आपको मैं पढ़ा कराया था, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब उसके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और ये हेरिडिटी कैरियर है। देखो न्यूक्लियोप्रोटीन क्या बेटा? हेरिडिटी कैरियर है। उसके बाद है एंजाइम, एंजाइम भी प्रोटीन है जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ठीक है। हेमोग्लोबिन भी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, और हेमोग्लोबिन भी समझे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, उसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप आयरन जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। अच्छा उसके बाद है सम प्रोटीन्स एक्ट एज हार्मोन्स, जो इंसुलिन है बेटा, जो इंसुलिन है, इंसुलिन भी क्या है? प्रोटीन है। और इंसुलिन समझे सिंपल प्रोटीन, देखो अगर एग्जांपल आ जाए सिंपल प्रोटीन की तो बेटा वो इंसुलिन है, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। इसके अलावा ग्लूकोगान है। इसके अलावा इंडस्ट्री में इनका बहुत बड़ा यूज है। टेनिंग लेदर, जो खाले को, जो जानवर की खाल होती है उसी से लेदर जो बनता है, ठीक है, उसी में भी इसको इनका यूज है। टेनिक एसिड यूज करते हैं वहां बेटा, वहां पे यूज करते हैं टेनिक एसिड प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। जो प्रोटीन्स हैं उनको प्रेसिपिटेट करने के लिए टेनिक एसिड यूज करते हैं। टेनिक एसिड जिसका फॉर्मूला C76H52 और जो O है वो है 46 बेटा, ये लेदर की फॉर्मेशन में यूज होता है प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने के लिए। टेनिक एसिड, इस प्रोसेस को टेनिक कहा जाता है, लेदर। जिलेटिन, ये भी प्रोटीन है, जिलेटिन प्रोटीन है, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोन्स, स्किन, टेंडन इन वाटर, और बेकरी में इस्तेमाल करते हैं इसको। केसियन प्रोटीन है, केसियन प्रोटीन है मैन्युफैक्चर फ्रॉम बटन, बटन बनाने के लिए और बकल्स बनाने के लिए यूज होती है।
प्रोटीन्स ऑब्टेन फ्रॉम सोयाबीन, सोयाबीन से जो प्रोटीन हासिल करते हैं उसको प्लास्टिक बनाने में यूज किया जाता है। तो मतलब ये जो बटन बनते हैं या प्लास्टिक बनती है, ठीक है, तो उसके अंदर भी प्रोटीन को यूज किया जाता है। तो बेटा ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये इसकी अहमियत है, ठीक है। और इसमें इससे ज्यादा इसको जो लिखा हुआ है वो बायो के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर बायो के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ेंगे तो ये चीजें वो दोबारा आपकी रिपीट भी हो जाएंगी और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं एंजाइम। साइंस जरा पढ़ा बैठ लो। बेटा एंजाइम, तो अब देखो एंजाइम और क्लास ऑफ प्रोटीन। जो एंजाइम है वो भी बेटा प्रोटीन की क्लास है। एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। बायो कैटलिस्ट इनको कहा जाता है एंजाइम को। और ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जो एंजाइम्स हैं वो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं, ठीक है। तो इन द कंपैरिजन ऑफ द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, अगर इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट हैं उनकी हम कंपैरिजन करें, बेटा इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की अगर हम कंपैरिजन करते हैं एंजाइम के साथ एक्टिवेशन एनर्जी के हवाले से, तो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेटा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। जब इसके हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो एक H2O बन जाता है। अच्छा, दूसरा बनता है ऑक्सीजन। देखो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जब उसके हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट 18 किलो कैलोरी है। मतलब H2O2 की एक्टिवेशन जो एनर्जी है इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट 18 किलो कैलोरी है, ठीक है। आयरन की मौजूदगी में वो 13 हो जाती है। मतलब आयरन कैटलिस्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डिकम्पोजिशन के लिए, और उसके आयरन की मौजूदगी में वैल्यू हो जाती है 13 किलो कैलोरी। अच्छा, प्लेटिनम की मौजूदगी में 12, प्लेटिनम ने और कम कर दिया। मगर एक एंजाइम होता है कैटलिस्ट ऑब्टेन फ्रॉम लिवर, रिड्यूस दिस एनर्जी टू 5 किलो कैलोरी पर मोल। इसका मतलब है वो जो कैटलिस्ट एंजाइम है वो क्या कर देता है, उसी एनर्जी को 5 किलो कैलोरी तक लेकर आता है। तो एंजाइम जो है वो समझे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से ज्यादा एफिशिएंट है। तो इनऑर्गेनिक, अब देखो H2O2 को आयरन भी कैटलाइज कर रहा है, प्लेटिनम भी कैटलाइज कर रहा है, जो दोनों इनऑर्गेनिक है। मगर जो एंजाइम कैटलाइज है वो उसकी एनर्जी को और भी कम कर देता है, 5 किलो कैलोरी तक लेकर आता है और रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। तो इसका मतलब है ऐसे रिएक्शंस जिनको अगर हम लेबोरेटरी में हम परफॉर्म करें, बेटा लेबोरेटरी में परफॉर्म करें तो वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। और वही सेम रिएक्शंस एंजाइम जो प्रोड्यूस मतलब जो है उनको कैटलाइज करते हैं तो वो रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं। जिस तरह ग्लूकोज है बेटा, स्टार्च है, स्टार्च को ग्लूकोज में तब्दील करते हैं। अगर लेबोरेटरी में कन्वर्ट करें बेटा, स्टार्च को लेबोरेटरी में ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, इसको बॉयल करना पड़ता है HCl के साथ और हाई टेम्परेचर पे। मगर वो जो एंजाइम अमाइलेज है, जो एंजाइम अमाइलेज है वो ही स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, रूम टेम्परेचर पे हो जाता है ये रिएक्शन। तो इसका मतलब है एंजाइम जो है वो ज्यादा एफिशिएंट कैटलिस्ट है किसके मुकाबले में, इनऑर्गेनिक के मुकाबले में, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत ज्यादा लो कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जब लो हो जाती है तो रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। क्योंकि जितने भी रिएक्शंस हैं बेटा, जितने भी रिएक्शंस हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कुछ एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड के बराबर नहीं होती। इसलिए रिएक्शन को एडिशनल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू लो होगी उतना रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो एंजाइम क्या कर देता है, उसी एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, बहुत ज्यादा कम कर देता है, और वही सेम रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। जो लेबोरेटरी में उनको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती है, मगर वो रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में लो टेम्परेचर पे हो जाता है। तो कल इंशाल्लाह
इसको हम आगे पढ़ लेंगे। एंजाइम बस आखिरी टॉपिक आपका रहता है, यही है, एंजाइम ही है, ठीक है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल, सॉरी फर्स्ट ईयर